हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकार से संबंधित जो है एक क्लास हो चुकी है, तो आज जो है इसकी दूसरी और अंतिम क्लास है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, यानी इसकी पहली क्लास नहीं देखी, तो वो मौलिक अधिकारों को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका पार्ट 1 जरूर देख ले। क्योंकि जो पॉलिटी से अगर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आपका बहुत संभावना बनती है कि मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे जाए। और मौलिक अधिकार से भी अब डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, मीन्स की अनुच्छेदों से जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जो है मौलिक अधिकारों के पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मौलिक अधिकार की जो पहली क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा था कि यानी इसकी जो परिभाषा के बारे में हमने जाना कि मौलिक अधिकारों को आखिर मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है हमारे भारतीय नागरिकों को जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है और इसका संरक्षण जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो इस वजह से जो है आपको मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है, यह इसकी विशेषता है। तो ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके। फिर हमने देखा था कि मूल संविधान में जो है कुल जो है आपके 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे हमारे भारतीय नागरिकों को, किंतु 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत जो है यानी 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत जो है जो एक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो यह जो है आपका अधिकार 44वां संशोधन हुआ था आपका 1978 में। तो उसके तहत जो है इस संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके जो है आपको रखा गया, आपको यानी कि कानूनन अधिकार में इसको रखा गया, जिसके यानी 301 के तहत इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। इसे जो है आपका 301 के तहत रखा गया। तो यानी मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब जो है हमारे संविधान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार है। तो जिसमें हमने पिछली क्लास में जो है समता या समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इस क्लास में जो हमारे 6 मौलिक अधिकारों में जो 4 मौलिक अधिकार बचे हैं, उन चारों मौलिक अधिकारों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, तीसरा जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका जो जिक्र है दोस्तों आपका अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ शोषण हो रहा हो, जो शोषित हो, तो वह उसके खिलाफ ये जो है आपका आर्टिकल जो है यानी 23 और 24 जो है उसके खिलाफ ही जो है प्रावधान आपका संविधान में दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 23 में जो दिया हुआ है आपका, यानी बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी, यानी कि जबरदस्ती श्रम और जो बंधुआ मजदूरी है, चाहे मानव व्यापार, इन सब पर जो है रोक लगाया गया है आपका इस अनुच्छेद के तहत। यानी कि अनुच्छेद 23 में जो है आपका जिक्र किया गया है कि किसी प्रकार का शोषण हो, यानी कि युवा वर्ग में जो है आपका बाल श्रम हो, यानी कि जबरदस्ती आप किसी से श्रम नहीं करवा सकते हैं, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। पहले बंधुआ मजदूरी की प्रथा बहुत अधिक थी, अब तो हालांकि बहुत कम हो गई है या ना के बराबर है, किंतु ये जो है जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम जो है यह बहुत इसका प्रचलन था। तो इस पर जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वहीं मानव व्यापार को भी पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों का जो यानी इस प्रकार के शोषण का जो है जिक्र आपका अनुच्छेद 23 में
किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 23 जो है मूल रूप से आप याद रख सकते हैं कि जो युवा वर्ग है उसके लिए यह है इस प्रकार की व्यवस्था। और अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों वह जो है आपका अनुच्छेद 24 में जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप से यानी श्रम नहीं लिया जा सकता है, यानी वह गैर कानूनी होगी। तो इसका जिक्र जो है आपका अनुच्छेद 24 में किया गया। यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, और इस 23 में जो है आपका युवा वर्ग यानी कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए यह है बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार। और आपका अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कारखाने हैं या किसी भी प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं उन सब में जो है काम करना उनका गैर कानूनी है, यह जो आपका शोषण में यानी शोषण की गिनती में आएगा। और इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या आपका हाई कोर्ट में वह याचिका दायर कर सकता है, आपका उस अधिकार की आप रक्षा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका यानी कि तीसरा अधिकार है। तो ये हमने तीसरा अधिकार के तहत हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में जिसका वर्णन किया गया है। आइए अब हम लोग चौथे मौलिक अधिकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। चौथा जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका जो जिक्र है दोस्तों अनुच्छेद आपका 25 से 28 तक किया गया है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है दोस्तों कि धर्म से संबंधित बातों को क्रियाकलापों को करने के जो से संबंधित जो अधिकार उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कहा गया। तो आखिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ यानी जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, क्योंकि हम लोग प्रस्तावना में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्र का जो है अपना कोई धर्म नहीं होगा। मीन्स भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो चूंकि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा तो उससे धर्म के आचरण की आवश्यकता नहीं, धर्म को निभाने की आवश्यकता नहीं। किंतु जो नागरिक है यानी भारत में जो लोग निवास कर रहे हैं, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो वो तो किसी न किसी धर्म को मानते हैं। और भारत हम लोग जानते हैं कि अलग अलग धर्मों को निवास करने वाले लोग भारत में रहते हैं। तो जो भारत के नागरिक है, जो भारत में रह रहे हैं लोग, उनको धर्म से संबंधित यह जो है आपका आर्टिकल है, यानी यह मौलिक अधिकार जो कि आपका 25 से 28 के मध्य जिसका जिक्र किया गया है। तो उन्हीं लोगों के लिए है, यानी जो भारत के नागरिक जो धर्म निभा रहे हैं, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उन धर्मों को निभाने के से संबंधित यह जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका दिया गया है। तो इसका जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 25 को हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो अनुच्छेद 25 में दोस्तों धर्म को मानने उसका आचरण करने और प्रचार करने, यानी कि अनुच्छेद 25 में जो दिया गया है कि धर्म को माने, यानी आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको राष्ट्र के ओर से या किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। आपकी इच्छा है जिस भी धर्म को आप मान सकते हैं। दूसरा है उसका आचरण, यानी अगर धर्म है, आप किसी धर्म को मान रहे हैं तो हर धर्म के आचरण का एक अलग अलग तरीका है, कुछ रूल रेगुलेशन है जिसको लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों
जो सिख धर्म के लोग होते हैं तो उनको जो है सर पर पाग पहनने की इजाज़त होती है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो कि एक आम आदमी अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो उसे जो है चालान काटा जाता है या फिर जो भी कार्रवाई होती है उसके तहत किया जाता है। किंतु एक सिख धर्म का आदमी वह पाग पहन करके बिना हेलमेट के चलता है तो वह जो है उस पर कोई जो कार्रवाई नहीं होती है, वह आ जा सकता है, चल फिर सकता है बिना हेलमेट के, सिर्फ पाग पहन करके। तो यह जो उसे स्वतंत्रता मिली है दोस्तों पाग पहन करके कहीं भी आने जाने की, चलने फिरने की, तो यह जो है आपका इस अनुच्छेद 25 के तहत ही उसे दिया गया है। तो ये हो गया आचरण की स्वतंत्रता। दूसरा हो गया आपका प्रचार करने का अधिकार, यानी आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से जो है संवैधानिक तरीके से जो आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद आपका 25 में। 26 में है दोस्तों धार्मिक प्रबंधन करने की, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, यानी कि आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं उस धर्म से संबंधित जो प्रबंधन है, जो क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप करने को, उस प्रबंधन को करने की, उससे संबंधित जो भी कार्य है उसको करने की आपको छूट है। तो इसका जो है वर्णन आपका आर्टिकल 26 में किया गया है। यानी कि आप चाहे किसी भी धर्म को मान रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी है, तो आप उसके प्रबंधन का जो है आप इंतजाम या उसकी प्रक्रिया आप कर सकते हैं, उसको भाग ले सकते हैं। 27 में है आपका धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार, यानी कि अगर आप किसी धर्म को मान रहे हैं तो उससे संबंधित क्रियाकलाप भी करते हैं और उसमें जो है पैसे भी खर्च होते हैं, लोग दान भी देते हैं और जो क्रियाकलाप करते हैं, तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 27 आपका उसी से संबंधित है। यानी आप किसी भी प्रकार का अगर दान बड़े पैमाने पर देते हैं तो इसके तहत जो है आपको यानी राष्ट्र की तरफ से जो है कुछ आपको यानी छूट दी जाती है। तो यह इससे संबंधित आपका आर्टिकल है आपका 27। यानी कि आपको जो है धार्मिक कार्यों में जो है आर्थिक जो भी गतिविधियां हैं आप उसको करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है आपका धार्मिक शिक्षा, आपका 28 धार्मिक शिक्षा और संस्थानों में, यानी धार्मिक शिक्षा या संस्थानों में जो है आपको उपासना करने की धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं या जिस भी धर्म को मान रहे हैं उसको आप उससे संबंधित शिक्षा ग्रहण करने का भी आपको हक है, उससे संबंधित शिक्षा आपको देने का भी हक है। दूसरा उस तरह के जो क्रियाकलाप है, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो यानी उस धर्म से संबंधित जो भी बैठकें हैं, जो भी संस्थान है, उसमें आप उपासना स्थल में आप उपस्थित होने की स्वतंत्रता का जो जिक्र है आपका यहाँ पर आपका आर्टिकल 28 में दिया गया है। तो आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों उसका जो है 25 से 28 के मध्य किया गया है। हम लोग फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो 25 में क्या है दोस्तों कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 25 में दिया गया। 26 में जो है आपका धार्मिक प्रबंधन का अधिकार दिया गया, यानी जिस भी धर्म को आप मान रहे हैं उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। 27 जो धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार, यानी यह अर्थ से संबंधित है, यानी पैसों की दान दक्षिणा या दान धन जो लेने देने का जो प्रक्रिया है वह इससे संबंधित है आपका आर्टिकल 27। 28 है धार्मिक शिक्षा, यानी आप किसी भी धर्म को मानते हैं उससे संबंधित शिक्षा लेने और देने का आपको हक है। दूसरा उससे संबंधित जो भी अनुष्ठान वगैरह है या उपासना के स्थल है वहाँ आपको जाने की स्वतंत्रता है। तो यह आपका आर्टिकल 28 में दिया हुआ है। आइए हम लोग अब जानते हैं इसका जो यानी ये तो चौथा आपका अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग 5वां अधिकार जानेंगे जो कि आपका है संस्कृति और शिक्षा का
अधिकार। यानी आपका जो यानी पांचवा जो है आपका अधिकार वह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह जो है आपका 29 और 30 के मध्य इसका जिक्र किया गया। यानी आर्टिकल 29 और 30 के मध्य जो है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार का जो है जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है दोस्तों, यह सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया, यानी जो बहुसंख्यक है उसे यह अधिकार नहीं दिया गया। तो कई बार जो है प्रश्न इससे जोड़ करके पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, यह जिसका वर्णन आपका आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है, तो यह सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया, यह बहुसंख्यकों को नहीं दिया गया। तो इसमें 29 में हम लोग देखते हैं 29 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 में जो है यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके विकास से संबंधित, उनकी प्रगति से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उसका जिक्र जो है, यानी उन्हें अपने जो है विकास करने की जो है छूट है, वो अपने विकास कार्यों को जो है कर सकते हैं, उसमें कहीं उसको कोई बाधा नहीं है। तो इसका जिक्र जो है आपको अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का जो है जिक्र दोस्तों अनुच्छेद आपका 29 में किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 30 में जो है आपका यानी अल्पसंख्यकों तो सेम ही होगा दोस्तों, क्योंकि यह जो है अधिकार आपका मूल रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ही है। तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित, यानी कि आपका जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हमने देखा हुआ है कई जगह जो अल्पसंख्यकों के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था होती है, उसका अलग से कोर्स होता है, यानी ये सब जो व्यवस्थाएं हैं उसको करने के लिए वो लोग स्वतंत्र है। तो इसका जिक्र जो है आपका अनुच्छेद 30 में किया गया है। यानी कि 29 में जो है आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है और 30 में जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित अधिकार दिया गया है। तो ये आपका हो गया आपका पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आपका 29 से 30 के मध्य किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा, क्योंकि मीन्स रट्टा मारने से नहीं होगा। रट्टा मारोगे अगर आप तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, एग्ज़ाम के टाइम आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए, मेरा यही मकसद है कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो आइए हम लोग पांचवा अनुच्छेद यानी मौलिक अधिकार जाने। अब हम लोग छठा और अंतिम मौलिक अधिकार को जानने का प्रयास करते हैं, जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जोड़ करके जो है बहुत सारे प्रश्न खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका जो जिक्र है दोस्तों अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो दोस्तों अब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आप लोगों को, मीन्स मन में डाउट हो रहा होगा कि अभी तो मैम पढ़ाई है 29 और 30, तो 31 कहाँ चला गया और डायरेक्ट अनुच्छेद 32 पे आ गई है। तो दोस्तों हमने जो अभी आरंभ में क्लास में बताया कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में, तो उसमें जो एक मौलिक अधिकार यानी मूल संविधान में हमारे जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये अनुच्छेद 31 में जो उसी संपत्ति के अधिकार का जिक्र किया गया। तो चूंकि संपत्ति का अधिकार तो अब हट चुका है, तो इस वजह से हम लोगों को अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ना है।
अब हम लोग अनुच्छेद 32 को पढ़ेंगे और अनुच्छेद 32 में जो है मूल रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र किया गया। तो दोस्तों ये जो संवैधानिक उपचार है तो इसका अर्थ ये है कि ऊपर के जो भी अधिकार यानी 5 जो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों को दिया गया है या यह कुछ अधिकार विदेशियों को भी दिया गया, तो ये जो भी अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो इनमें से किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है, उसका स्थगन होता है या किसी भी प्रकार से उसको उस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो वह जो है इस अधिकार के तहत यानी इस आर्टिकल के तहत जो है वह संविधान यानी सुप्रीम कोर्ट का वह दरवाज़ा खटखटा सकता है, वह हाई कोर्ट जा सकता है, वह जो है आपका यानी हाई कोर्ट से लेकर के वह सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट में जो है अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए वह जा सकता है। तो इसका जिक्र जो है आपका यानी कि अनुच्छेद 32 में किया गया। और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि जैसे कि आपको जो BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो हमने प्रस्तावना वाली क्लास में भी पढ़ा था दोस्तों कि प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जा रहा है। तो जब भी दोस्तों BR अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर जी को जोड़ करके पूछा जाएगा प्रश्न कि आपको जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आप अनुच्छेद 32 को बताओगे कि अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। किंतु अगर किसी नाम को का जिक्र नहीं हो, सिर्फ यह पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वहाँ प्रस्तावना को टिक करना। तो ये हो गया आपका यानी जो भी कन्फ्यूज़न, इससे कई बार जो है प्रश्न पूछे गए और बच्चे जो है गलत कर देते हैं। तो आप लोग इसको मूल रूप से ध्यान रखिएगा। आगे जो है दोस्तों यानी कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 दिया गया, जिसके तहत जो कि आप सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, तो यानी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसके लिए जो है यानी हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है। यानी कि इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो आपका अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करती है और हाई कोर्ट जो है 226 यानी अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी करती है। तो आइए हम लोग जो है कौन कौन से रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो रीट है दोस्तों वह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, किसी जुर्म में अगर पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी होती है, तो उसे जो है 24 घंटों के अंदर जो है किसी भी नज़दीकी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने जो है उपस्थित होने का अधिकार यानी 24 घंटे ज़्यादा जो है आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं। उसे जो है नज़दीकी न्यायालय या नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसे पेश किया जाएगा। तो यह जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपका आता है। यानी कि 24 घंटे के अंदर आप मात्र आप 24 घंटे के अंदर 24 घंटे बंदी बना के रखे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा जो आप बंदी बनाया नहीं जा सकते हैं। उसके यानी 24 घंटे के बाद जो है आपको किसी न किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने आपको पेश किया जाएगा। तो यह जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। दूसरा है दोस्तों परमादेश। तो ये जो परमादेश है दोस्तों यह सरकारी अधिकारियों के लिए, अगर कोई सरकारी पद पर कार्यरत अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों के पालन में वो कोई हेरफेर कर रहे हैं या किसी गलत तरीके का उपयोग कर रहे हैं या उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसके खिलाफ जो है परमादेश जारी कर सकती है और उससे जो है स्पष्टीकरण लिया जा सकता है। तो ये परमादेश आपका हो गया यानी कि कर्तव्यों के सरकारी पदों पर कार्यरत अधिकारियों के कर्तव्यों से संबंधित
तो आपका पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, यानी ये जो रिट, दूसरा रिट हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो यानी कि पहला में है आपका कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत 24 घंटे से अंदर जो है आपको किसी न किसी, जो भी जिससे भी गिरफ्तार किया गया उसे नज़दीकी न्यायालय या आपका कोर्ट में जो है उपस्थित करना होगा। दूसरा परमादेश में है सरकारी अधिकारी जो भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं उसको जो है कर्तव्यों के पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है। तीसरा है आपका प्रतिषेध। तो प्रतिषेध के अंतर्गत जो है दोस्तों हाई कोर्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों हाई कोर्ट को, यानी कि ऊपरी अदालत जो है निचली अदालत को जो है रिट जारी करती है। यानी कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को रिट जारी करेगी, और अगर हाई कोर्ट है तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है रिट जारी करेगी कि फलाना जो है केस आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस केस को आप सॉल्व मत कीजिए। तो ये हो गया आपका प्रतिषेध में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। वहीं जो चौथा है दोस्तों, यानी चौथा जो है आपका उत्प्रेषण, वह भी लगभग सेम है। उत्प्रेषण या इसमें भी जो है दोस्तों ऊपरी अदालत जो है आपका निचली अदालत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिट जारी करेगी, और अगर हाई कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रिट जारी करेगी। तो वह इस प्रकार से रिट जारी करेगी कि कोई भी एग्जैक्टली मुकदमा के लिए उसमें, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट को रिट जारी करेगी कि फलाना मुकदमा जो है यह आपसे सॉल्व नहीं होगा, यह लंबित, यानी यह जो लंबित मुकदमा है उसे आप मेरे पास भेजिए। यानी कि इसमें तो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यानी बोलेगी कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या आपका यानी किसी जो भी केस है उसको कहेगा कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं, यह मेरा अधिकार क्षेत्र है, इसके खिलाफ यानी इसमें रिट जारी किया जाएगा। और उत्प्रेषण में क्या होगा कि किसी एग्जैक्ट मुकदमे को लेकर के कहा जाएगा कि यह मुकदमा जो है आपसे सॉल्व नहीं होगा, यह लंबित मुकदमा जो है मेरे पास भेजिए। यानी कुल मिलाकर आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण का लगभग समान ही अर्थ है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। इसको डीपली समझने के लिए जो है यानी इसको डीपली समझना पड़ेगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसीलिए जो है आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इससे इतना ज़्यादा खींच करके प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है। पांचवा है दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख, तो इस अधिकार परीक्षा लेख जो कि पांचवा रिट है दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो जारी किया जाता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति को रिट जारी करती है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर स्थापित होता है और वह जो है गैर संवैधानिक तरीके से स्थापित होता है, तो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है रिट जारी करती है, और उससे यह कहती है कि आपने जो यह पद ग्रहण किया है तो किस प्रकार से पद ग्रहण किया। तो वह जो है जो भी संबंधित व्यक्ति होता है वह जो है लिखित रूप में उसका आंसर करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जवाब देती है, और उसके तहत जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय लेती है कि क्या वह व्यक्ति का जो उत्तर, यानी कि अगर उसका उत्तर संतोषप्रद रहा तो उसके उत्तर के अनुसार उसे उस पद पर रखा जाएगा, या फिर उसे उस पद से हटा दिया जाता है। तो यह आपका अधिकार परीक्षा लेख में जो है इस चीज़ का, यानी कि सार्वजनिक पदों पर योग्यता, सार्वजनिक पदों पर अगर किसी की योग्यता में शक हो, दुविधा हो, तो उसके खिलाफ यह जो है रिट जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने देखा, यानी कि जो इसका पहला रिट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने देखा कि 24 घंटे से ज़्यादा जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा नहीं जा सकता, उसे नज़दीकी न्यायालय या कोर्ट में जो है उपस्थित करना होगा। परमादेश हमने देखा सरकारी पदों पर जो कार्यरत अधिकारी हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ यह रिट जारी किया जाता है।
प्रतिषेध में हमने देखा कि ऊपरी अदालत जो है निचली अदालत को जो है रिट जारी करती है कि यह जो है आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उसको उस केस को सॉल्व मत कीजिए। उत्प्रेषण में भी लगभग वही है कि कोई भी लंबित मुकदमा है वह ऊपरी कोर्ट जो है निचली कोर्ट को कहती है कि आप फलाना लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दीजिए। और अधिकार परीक्षा लेख में यानी कोई भी सार्वजनिक पद पर अगर कोई व्यक्ति स्थापित होता है गलत तरीके से, वह उसके योग्य नहीं है, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है आपको इसके लिए रिट जारी करती है संबंधित व्यक्ति को। तो ये हमने जाना आपका ये यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो रिट जारी करती है उसके बारे में हमने जाना। अब हम लोग चूँकि अनुच्छेद 32 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग जो अनुच्छेद आपका 33, 34 और 35 के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि ये जो 33, 34 और 35 जो आपका आर्टिकल है दोस्तों, इसमें जो है आपका यानी भारतीय नागरिकों के अधिकारों से संबंधित यह नहीं है, किंतु फिर भी हम लोग चूँकि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसमें ही इसका जिक्र किया गया है, तो हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 33 में जो है दोस्तों आपका दिया गया है संसद, यानी कि अनुच्छेद 33, 34 और 35 में जो है दोस्तों संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया है इन मौलिक अधिकारों से संबंधित बातों के लिए। तो संसद यानी 33 में जो है संसद को यह अधिकार है दोस्तों कि जैसे सेना सशस्त्र बल, सेना सशस्त्र बल या खुफिया एजेंसी, यानी ये जो संसद को कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों, सेना सशस्त्र बल या खुफिया एजेंसी, यानी यही एक अनुच्छेद 33 ही है जिसके कारण दोस्तों इनके यानी सेना और सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसी जो है उन लोगों के जीवन और हम लोगों के यानी उनके अधिकार हमारे अधिकार में जो अंतर पाया जाता है, यानी संसद के तहत ही जो है उनके कुछ अधिकारों को जो है स्थगित किया जाता है। यानी हम एक आम नागरिक को जितने अधिकार दिए गए हैं, जिस प्रकार का जीवन शैली है उनका यानी सेना सशस्त्र बल या खुफिया एजेंसी का ऐसा नहीं है। तो इसका जिक्र जो है आपका अनुच्छेद 33 में किया गया है। दूसरा जो है दोस्तों अनुच्छेद 34, इसमें जो है दोस्तों मार्शल लॉ, यानी मार्शल लॉ के तहत जो है दोस्तों जिस क्षेत्र में भी मार्शल लॉ या लागू होता है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं तो उनका जो है कुछ अधिकार जो है संसद के द्वारा जो है स्थगित किया जाता है। यानी कि वहाँ जो जिस भी क्षेत्र में ये मार्शल लॉ लागू रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका कुछ वहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार यानी कुछ अधिकारों को जो है कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। तो ये आपका हो गया मार्शल लॉ आपका अनुच्छेद 34 में। और अनुच्छेद 35 में है दोस्तों संसद जो है कानून बना सकती है, यानी कि किसी भी जो मौलिक अधिकार है उसको किसी भी परिस्थिति में जो है उसको आपको उस पर संशोधन के लिए जो है संसद आपका कानून बना सकती है, यानी इसका जिक्र जो है आपका अनुच्छेद 35 में किया गया है। तो कुल मिलाकर जो है दोस्तों ये 33 और 34 के बारे में हमने जाना, यानी अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये तीनों अधिकार जो है मूल रूप से दोस्तों संसद से संबंधित है। तो इससे भी जोड़ करके जो है प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यानी ये अनुच्छेद 33, 34 और 35 जो है मूल रूप से यानी कि यह जो है आपका विशेष परिस्थितियों के लिए है, जो जहाँ पर मार्शल लॉ लागू होता है या फिर सेना सशस्त्र बल खुफिया एजेंसी जो भी है इस तरह के जो संगठन है उनके लिए ये तीनों आपका यानी ये दोनों लागू होता है। और ये तीसरा है जो सभी मौलिक अधिकारों के लिए है, यह कानून बना सकता है, विशेष परिस्थिति में संसद इस पर कानून बना सकती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका अनुच्छेद आपका 33, 34 और 35। एक अनुच्छेद है आपका 352 दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये जो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के तहत जो है ये 352 के तहत जो भी यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद इस आर्टिकल के तहत जो लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका अनुच्छेद हमारा 20 और 21 है, यह 20 और 21 जो है
किसी भी परिस्थिति में जो है, यानी बाकी जो भी आर्टिकल है उन आर्टिकल्स में जो है परिवर्तन इस 352 के तहत हो सकता है, किंतु ये अनुच्छेद जो 20 और 21 है इसमें परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। तो यह भी आप मूल रूप से याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये मौलिक अधिकार वाले क्लास? अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।